तो कल हमने बच्चों पढ़ लिया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस तरह थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक। अब हमें इसकी निरक्षीय स्थिति आप जानते हो कौन सी होती है, ये एकदम बिल्कुल लंबवत। इसका जो मान है ये है प्लस का क्यू, इसका मान है माइनस का क्यू, इसके बीच में ये जो दूरी है ये हम मान लेते हैं 2a है, ठीक है। तो बीच से एक हम ये लंबवत रेखा खींचते हैं एकदम इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से ये वाली जो दूरी है वो a होगी, इतनी देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होगी और यहाँ से यहाँ तक दूरी a होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें निरक्षीय स्थिति पे कहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा है, ये वाला, इस जगह पे मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट है, ये यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है P, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है P बिंदु पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ से इससे मिलाते हैं, इस बिंदु से, ठीक। और इस पॉइंट को हम इधर से मिलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये वाला जो पहला पॉइंट था ये वास्तव में यहाँ पे आवेश कितना है, प्लस का क्यू, यहाँ माइनस की क्यू है। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं कैपिटल A। क्या नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। तो और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पॉइंट बन रहा है, ये काट रहा है जहाँ पे ना, इसको हम मान लेते हैं O। क्या मान लेते हैं, O। अब यहाँ से आप देखो, पहले समझिए, ये एक बिंदु है निरक्षीय स्थिति पर, ये एक बिंदु है निरक्षीय स्थिति पर P। हमें इसी P बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले आप ये समझोगे बच्चों, ये प्लस का आवेश, ये माइनस का आवेश है, ये प्लस का आवेश है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, देखो हमने आपको बताया था एक पॉइंट, क्या बताया था बच्चों, कि अगर कहीं पे प्लस आवेश होता है, कहीं पे अगर प्लस आवेश होता है तो प्लस आवेश से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं। बच्चों आपको ये बात बताई थी आपको, जब हम क्या पढ़ रहे थे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ रहे थे ना, तो आपको बताया था कि जो बल रेखाएं निकलती हैं प्लस से वो बाहर की ओर निकलती हैं, बताया था कि नहीं। जबकि माइनस से जो निकलती हैं वो अंदर की ओर जाती हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसे बताया था, आप लोगों को याद होगा, बताया था कि नहीं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको समझना, देखो यहाँ पे आवेश कौन सा है बच्चों, माइनस का। यहाँ पे आवेश कौन है, यहाँ पे आवेश कौन सा है, प्लस का। तो देखो इस पे जो बल लगेगा, इसके कारण, प्लस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो अगर देखा जाए तो किधर को लगेगा, इसके कारण जो बल लगेगा बच्चों बाहर की ओर लगेगा ना, बाहर की ओर। यानी ये जो है, ये प्लस क्यू जो है इसको धक्का मारेगा, उस तरफ मारेगा कि नहीं, मारेगा ना। तो देखो ये जो है इसको इस तरफ धक्का मारेगा, ऐसे। अरे भाई, बाहर की ओर बल लगाएगा ना, इसको प्रतिकर्षित करेगा। अब एक बात आपको और हमने बताई थी कि जो यहाँ पे पॉइंट लेते हैं वो हमेशा धनात्मक माना जाता है, बताया था कि नहीं। तो ये जो आवेश जो है, ये प्लस क्यू, ये इसको इधर की ओर धक्का मारेगा, पक्का मारेगा कि नहीं। देखो इधर तो तीर लगा देते हैं ऐसे, ये इसको इधर की ओर धक्का मारेगा, देखो ऐसे, समझ पा रहे हो कि ना, ऐसे धक्का मारेगा इधर की ओर, बिल्कुल मारेगा कि नहीं, बताओ, ठीक। अच्छा, और देखो ये दूसरा जो पॉइंट माइनस क्यू देख रहे हो ना, ये वाला, ये क्या करेगा, क्या इसको धक्का मारेगा, क्या ये इसको आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ये खींचेगा कि नहीं भाई, देखो इधर हमने यहाँ पे देख रहे हो ना, ये अपनी ओर तीर लगा हुआ है, यानी ये अपनी ओर खींचेगा। यानी इस पे बल रेखाएं कैसे आएंगी, ऐसे नीचे की ओर, इस तरीके से आएंगी कि नहीं। यानी ये जो है, ये वाला, ये माइनस जो है इसको खींचेगा अंदर की ओर, और ये वाला इसको धक्का मारेगा बाहर की ओर। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। तो जब ये अंदर की ओर खींचेगा तो मान लेते हैं एक ऐसे खींच रहा है इसको यहाँ से, समझ पा रहे हो ना बच्चों, इस तरीके से खींच रहा है कि नहीं। देखो इधर समझ पाए, ये इधर को धक्का मार रहा है इसको, और ये इसको खींच रहा है, ठीक। अब एक चीज बताओ, किसी एक चीज पे अगर दो बल लग रहा है, इस पे देखो दो बल लग रहा है, एक तो ये धक्का मार रहा है, दूर भगा रहा है, और ये क्या कर रहा है इसको बच्चों, ये खींच रहा है इधर, ठीक, खींच रहा है ना। तो किसी एक चीज पर अगर दो बल लगते हैं तो वो क्या चीज, अगर ये इसको धक्का मारे तो ये चीज क्या इधर चली जाएगी, नहीं। ये क्या इधर चला जाएगा, नहीं। तो इस पे एक परिणामी मान निकल के आएगा। वो परिणामी मान कैसे निकलता, पहले ये समझो। तो पहले सबसे पहले हम आपको ये बता दें बच्चों, जैसे आप ये देखोगे, मान लो एक ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है, ठीक, ये एक वेक्टर है, वेक्टर आपको ने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो इस वेक्टर में मान लेते हैं कि ये कैसा तिरछा वेक्टर है, कैसा बच्चा, तिरछा। अब देखो तिरछा वेक्टर में क्या होता है, एक इधर को अक्ष मान लेते हैं, एक्स अक्ष, और एक ये वाई अक्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ये तिरछा वेक्टर जो है इसका नाम जो है मान लेते हैं वो आर है। कितना है, आर, इसका नाम आर है।
तो एक ये इस देखो बात समझना, पहले इसको ऐसे समझ लो, जैसे ये मार्कर है तुम्हारा, ये मार्कर अगर हम इसको इधर को धक्का दें तो सीधा इधर चला जाएगा, अगर इधर को धक्का दें तो इधर चला जाएगा। लेकिन अगर क्या किया जाए, ये तिरछा ऐसे रखा हो, एक लोग इधर से खींचे एक लोग इधर से खींचे, तो किधर जाएगा? ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, ये ऐसा जाएगा। बताओ जाएगा कि नहीं? मान लो ऐसे समझ लो, हम खड़े हैं, ये ठीक ऐसे खड़े हैं, और एक व्यक्ति अगर हमको इधर से खींचे तो हम इधर चले जाएंगे, ठीक। मान लो दूसरा व्यक्ति आया, वो हमको इधर से खींचने लगे तो हम उसकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन दो व्यक्ति हैं, हमने ऐसे हाथ कर दी हैं, और एक इधर से खींच रहा है बराबर ताकत से, एक उधर से खींच रहा है बराबर ताकत से, तो ना हम उसकी ओर जाएंगे ना इसकी ओर जाएंगे, हम बिल्कुल सीधा ऐसे जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यही आप देख रहे हो कि एक तिरछा वेक्टर आर है, तो जब तिरछा वेक्टर आर है तो एक इसका परिणामी इधर की एक्स अक्ष की ओर होगा, एक परिणामी वाई अक्ष की ओर होगा। अब एक चीज समझो, जब ये तिरछा वेक्टर आर है तो मान लेते हैं कि ये एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा। अच्छा, अब इतना तो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैथ में ये पढ़ाया जाता है कि अगर ये यहाँ से थीटा कोण बना रहा है तो आपसे पूछ दिया जाएगा, बताइए ये कितनी ताकत से खींच रहा है और ये कितनी ताकत से खींच रहा है, मतलब इसके घटक का मान बताइए और इसके घटक का मान बताइए। तो आपको फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया गया है। कितना होता है आपको बिल्कुल यहाँ रख लेना है कि ये आर है, तो इसका जो ये वाला घटक होगा, ये वाला, ये होगा आर कॉस थीटा। कौन होगा बच्चों? और जो ये ऊपर वाला घटक होगा ये होगा आर साइन थीटा। ये कैसे होगा ये आपको फर्स्ट में बताया गया है, ठीक है, मैथ का है सब्जेक्ट। तो आप देखोगे ये आर है तो ये वाला आर कॉस थीटा, ये वाला आर साइन थीटा। बिल्कुल याद रखना, थीटा के पास वाला जो होगा घटक, थीटा के जो पास वाला होगा वो कॉस थीटा होगा। कौन होगा? और थीटा से जो दूर वाला, देखो थीटा से दूर है ये, वो आर साइन थीटा। क्लियर? यहाँ तक समझ पाए? ऐसे ही यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे भी दो हमें जो वेक्टर मिले हैं, देखो ये इधर को बल मार रहा है ना, इधर को बल मार रहा है, ऐसे बल मार रहा है ना। तो जब यहाँ पे जो वेक्टर हमें ये मिला है, देख रहे हो ना बच्चों, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी तो तिरछा वेक्टर है। बात समझ पा रहे हो? कैसा है ये? तिरछा वेक्टर है। अच्छा, अगर तिरछा वेक्टर है तो इसके मतलब भी इसके दो घटक होंगे, जैसे यहाँ पे इसके दो घटक हुए थे, पक्का इसके भी दो घटक होंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं बच्चों, इसका जो ये वाला कोण है बच्चों, ये वाला जो कोण आप देख रहे हो, मान लेते हैं ये वाला कोण कितना है? थीटा है। कितना है बच्चों? थीटा। क्लियर? अब समझना, अब इसके कितने घटक होंगे? दो। ये पहले वाले पर विचार करेंगे, केवल पहले वाले पे। कितने घटक होंगे बच्चों? दो। तो देखो, एक घटक होगा एक्स अक्ष में, एक होगा वाई अक्ष में। तो जो एक्स अक्ष में होगा इसको हम ऐसे बना लेते हैं, देखो ऐसे खींच देंगे रेखा, बिल्कुल ये एक्स अक्ष में है, ठीक। और एक जो ये वाई अक्ष में है इसको भी हम ऊपर की ओर ऐसे खींच देंगे, बिल्कुल ऐसे खींच दिया। अब क्या करेंगे कि तो ये घटक होगा, तो अब हमें ये तो बताइए कितना बड़ा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से ऐसे करके यहाँ से लंब डालना पड़ेगा, ठीक। उधर भी ऐसे करके हमें लंब डालना पड़ेगा। तो हमें इसकी साइज पता चल गई कितना बड़ा होगा ये घटक। समझ पा रहे हो ना बच्चों? यानी इतना बड़ा ये वाला घटक होगा, और ये वाला भी घटक कितना होगा बच्चों? तो ये वाला घटक इतना बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो बच्चों, यहाँ तक एक चीज़ आप पहले और समझ लो कि ये तो हमने ये जो यहाँ पे देख रहे हो प्लस क्यू, ये इस बिंदु P पर क्या लगा रहा है? पहले ये बताओ क्या लगा रहा है? ये विद्युत क्षेत्र लगा रहा है ना। अरे इसके कारण मान लेते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो लग रहा होगा वो हम मान लेते हैं कितना? ई। कितना है बच्चों? ई। बात समझ पाए? किसके कारण? इसके कारण। या ये मान लेते हैं वो ये जो ई विद्युत क्षेत्र है किसके कारण है? तो प्लस क्यू के कारण है। किसके कारण है बच्चों? प्लस क्यू के कारण, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, एक चीज़ और देखो, अगर ये ई है तो इसका एक घटक इधर होगा, एक घटक इधर होगा, पक्का होगा कि नहीं? अब देखो एक चीज़ समझो, और ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा, तो पक्का ये वाला जो कोण दिख रहा है, ये वाला जो कोण आप देख रहे हो ना बच्चों, ये वाला कोण भी थीटा होगा। ये आपको हाई स्कूल की गणित से बताया जाता है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से। ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। कैसे? इस देखो, अगर दो समांतर रेखाएं हैं ऐसे, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो इनको अगर बीच से ऐसे काट दो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होता है? होता है कि नहीं? पढ़ाया गया हाई स्कूल में, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है कि नहीं? तो अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण थीटा होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये समांतर है और इसी के समांतर ये भी तो रेखा है। तो और इसको देखो ये काट कौन रही है? ये वाली रेखा सीधी काट रही है ना। देखो ये पूरी सीधी रेखा काट रही है, तो ये कोण थीटा, तो ये वाला कोण थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो ये नीचे वाला कोण भी थीटा ही होगा बच्चों, ये वाला कोण भी थीटा होगा। यहाँ तक समझ पाए? ठीक। क्या बताया बच्चों? ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा और ये वाला कोण भी थीटा होगा। अब देखो, अब हमें दो घटक निकालने हैं, देखना इधर बच्चों। अब देखो ये वाला कोण तुम्हारा हमने बता दिया, ये वाला मान क्या है? ई प्लस क्यू के कारण, है ना। तो अगर हम इस घटक की बात करेंगे, ये वाला घटक कितना होगा? तो मान लेते हैं ये वाला जो तुम्हारा घटक होगा वो होगा ई कॉस थीटा। होगा कि नहीं भाई? थीटा के पास वाला हमने बताया, देखो भी बताया
थीटा के पास वाला जो होगा वो आर कॉस थीटा, यहाँ बताया था। अगर ये वाला हमने मान आर ले लिया था तो आर कॉस थीटा, यहाँ पे हमने मान ई ले लिया तो ई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो घटक है बच्चों, ऊपर वाला घटक है, ये कितना होगा, ई साइन थीटा। बता होगा कि नहीं? देखो इधर ये वाला घटक जो है ई कॉस थीटा, ये वाला घटक ई साइन थीटा है। यहाँ तक समझ पाए? अच्छा, यहाँ पे देखो प्लस क्यू की जगह आप चाहो तो ई वन ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, वो लिखने में आसानी हो जाएगी। इसको ई वन ले लो, ठीक है। इसके कारण क्या ले लें, ई वन। तो अगर ये ई वन लेंगे तो ये वाला भी ई वन हो जाएगा, ये वाला भी ई वन हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? प्लस क्यू ले लिखना, वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा प्लस क्यू, बाद में क्या मतलब है ना। इसके कारण प्लस क्यू के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र था वो है ई वन। कितना है बच्चों, ई वन। तो इसका ये वाला अगर घटक निकालेंगे तो ई वन कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर वाला जो घटक होगा वो ई वन साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ पाए? अब देखो, अब ये माइनस क्यू है, ये कौन सा है बच्चों, माइनस क्यू। अब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ लग रहा है, देखो पहले तुरंत दिखाओ, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, ये नीचे की ओर लग रहा है। समझते रहना बच्चों। अब जब ये नीचे की ओर लग रहा है तो ये भी तो तिरछा लग रहा है, देखो इधर तिरछा लग रहा है कि नहीं। तो हम मान लेंगे कि माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है बच्चों वो कितना है, तो मान लेते हैं वो जो विद्युत क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पे हमने ई वन माना था और उसको हम मान लेते हैं बच्चों ई टू। क्या मान लेते हैं, ई टू। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? देखो क्या बताया, इसके कारण प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र आपका लग रहा था वो ई वन लग रहा था, लेकिन माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, ई टू लग रहा है। अब यहाँ पे फिर आपको दिमाग लगाना है, इसके भी दो घटक होंगे। कितने घटक होंगे बच्चों, दो घटक होंगे। देखो कौन कौन से दो घटक होंगे, तो फिर से यहाँ पे आप देखोगे, एक क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। कितने होंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। देखो इसको यू, ये कैसा कह दो, ये कैसे घटक होंगे भैया, तो इसको समझना आपको। देखो बच्चों ये वाला तुम्हारा ई टू कैसा है, बिल्कुल इस तरीके से, देखो ई टू बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है ना, ऐसे ऐसे ही तो लग रहा है। तो इसके दो घटक होंगे। देखो एक तो तुम्हारा ये एक्स अक्ष वाला कैसा होगा, एक्स अक्ष वाला, और एक होगा तुम्हारा वाई अक्ष वाला। अब कितने बड़े होंगे, तो यहाँ से तुम्हें लंब डालना होगा, ऐसे ऐसे लंब डालोगे, इस पे लंब डालोगे तो पता चल जाएगा इतना इतना बड़ा होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये कोण थीटा दिया है, यानी ये वाला कोण थीटा अगर तुम्हें दे दिया है तो इसका मतलब बच्चों अगर तुम्हारा ये ई टू है बच्चों, ये वाला अगर तुम्हारा ई टू है तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाली ई टू कॉस थीटा। क्योंकि हमने अभी आपको बताया बच्चों कि थीटा के पास वाला जो घटक होगा वो ई टू में होगा, कॉस थीटा में होगा। कितना होगा, कॉस थीटा में। और नीचे वाला जो होगा ये कितना होगा, ई टू साइन थीटा। यहाँ तक समझ पा रहे हो? यानी अब देखो, अब यहाँ पे कह दो ये हमने अलग बता दिया है, लेकिन इसमें देखो इसमें क्या ऐसी स्थिति बन रही है, क्या बिल्कुल बन रही है। देखो कौन कौन सा, तो अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा आ गया ई टू, ये वाला तुम्हारा आ गया ई टू, बन गया कि नहीं। और एक ये फिर देखो इसी के समांतर ये तुम्हारा एक ये घटक हो गया इसका एक्स अक्ष में, उसी पे होगा, उसी के ऊपर होगा वो घटक। और दूसरा देखो कौन सा होगा, दूसरा ये वाई अक्ष में होगा कि नहीं। अच्छा, अब कह दो कितना बड़ा होगा, तो तुरंत फिर से लंब डालो यहाँ से। जब यहाँ से इसे लंब डालोगे तो लगभग ये इसके बराबर आएगा, इधर से इस पे लंब डालोगे तो ये भी लगभग परिमाण में आपस में बराबर आएंगे। ठीक बच्चों, अब यहाँ से ये एक बन गया, एक ये बन गया। अब कह दो ये वाला तुम्हारा ई वन कॉस थीटा पहले ही था, उसका उस वाले का था तो बना रहने दो। अब इसका भी आ गया, किसका, ई टू का, तो एक और घटक आ गया, तो एक और घटक उसी के ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो जो दूसरा घटक होगा उसका मान हम मान लेते हैं ई टू, कितना है बच्चों, ई टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो घटक मिल गए, कितने, दो। एक तो पहले वाले का ई वन कॉस थीटा, एक नीचे वाले का ई टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, इसका वाले का, तो इसका वाले का निकालोगे बच्चों, तो ये वाला जो घटक है इसको इधर लिख दे, किधर लिख दें हम, यही लिख देते हैं इधर, ई टू, इधर लिख देते हैं। ठीक है, ई टू साइन थीटा आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा ये, ई टू साइन थीटा। दो घटक मिल गए। ठीक, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से, किसी को दिक्कत हुई है यहाँ तक। यानी इसका ये वाला घटक आप देख रहे हो, दो घटक यहाँ पे मिल गए, एक घटक ये ऊपर की ओर, एक घटक ये नीचे की ओर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो बच्चों, क्या समझोगे आप लोग, वो समझना। देखो बच्चों कि ये दोनों घटक ई वन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा दोनों जो हैं एक ही दिशा में है ना। तो अगर दो आदमी एक ही तरफ बल लगा रहे हैं, एक ही तरफ ताकत लगा रहे हैं, एक ही तरफ धक्का लगा रहे हैं, तो दोनों क्या होगा, उनका परिमाण जुड़ जाएगा कि नहीं। और अगर दोनों विपरीत तरफ बल लगा रहे हैं तो उनके परिमाण घट जाएंगे, होता है कि नहीं। मान लो अभी आपको बड़ा अच्छा सा उदाहरण बताया कि एक व्यक्ति हमको इधर से खींच रहा है, कि इधर से खींच रहा है बराबर ताकत से, तो उनके दोनों का परिमाण बेकार हो जाएगा। काहे, ना हम इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, तो इसलिए उसका दोनों का परिमाण बराबर बेकार हो जाएगा। और अगर दो व्यक्ति हमको इधर से, पहले एक व्यक्ति खींच रहा तब तो हम उधर जाएंगे ही, लेकिन अगर दो व्यक्ति मिल करके इधर हमें खींचने लगे तो हम बड़ी तेजी से जाएंगे, यानी उनका परिमाण अब ज़्यादा मिल गया, जुड़ गया।
ठीक, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, एक ही दिशा में लगी हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों घटक जुड़ जाएंगे। जबकि बच्चों ये वाला देखो ऊपर की ओर लग रहा है इस पे, और ये वाला घटक नीचे की ओर लग रहा है, तो ये दोनों चूंकि इनकी दिशाएं अलग अलग हैं, तो ये दोनों घटक घट जाएंगे, और घट करके ये दोनों घटक एक दूसरे को खत्म कर देंगे। समझ पा रहे हो ना, ये क्या कर देंगे बच्चों, खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों, घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा, ठीक है, E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा, ये कैसे हैं, बराबर हैं और विपरीत हैं। कैसे हैं बच्चों, इनका परिमाण बिल्कुल समान है। समझ पा रहे हो ना, बराबर हैं और कैसे हैं, विपरीत, बराबर तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। बच्चे समझ पाए ना, जबकि बच्चों E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा, देखो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। बच्चे समझ पा रहे हो कि नहीं, जुड़ जाएंगे। आया समझ में यहाँ तक, क्या बताया बच्चों, ये दोनों घटक जो है आपस में जुड़ जाएंगे, और ये दोनों घटक जो है आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ठीक है, इतना समझ पाए कि नहीं। अब देखो यहाँ से बच्चों हमें क्या देखना है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, E1 और E2 का मान निकालना है, साथ ही साथ cos थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें E1 का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये तो टोटल आप दूरी देख रहे हो, इस दूरी को हम मान लेते हैं कि ये दूरी बच्चों कितनी है, स्मॉल r है। कितनी है, स्मॉल r। बात समझ पा रहे हो, कौन सी दूरी, तो ये वाली P से लेकर के O के बीच जो दूरी है, तो यहाँ पे हमने लिख देते हैं, माना PO बराबर स्मॉल r, ये PO बराबर हम मान लेते हैं स्मॉल r। अब यहाँ समझो, अगर ये PO बराबर स्मॉल r है, तो अगर तुम्हें ये वाली तो मालूम है ये कितनी है, A है, तो बच्चों ये भी लिख सकते हो, AO बराबर कितनी है बच्चों, स्मॉल a के बराबर है। हमें निकालनी कौन सी है बच्चों, हमें ये वाली दूरी निकालनी है। अब ये वाली दूरी निकालनी क्यों है, वो इसलिए निकालनी है क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यानी ये बीच की दूरी r क्या है, बीच की दूरी होती है ना, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी निकालनी पड़ रही है। ठीक है, अब इस दूरी को निकालेंगे कैसे, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये तुम्हारा एक त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चों, और समकोण त्रिभुज में आप जानते होगे बहुत अच्छे से कि उसमें समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, कौन सी लगती है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से, तो बच्चों अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले होता है कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण ये है ना बच्चों, ये तो AP का स्क्वायर, यही तो होगा कर्ण, AP का स्क्वायर बराबर, फिर देखो बच्चों कर्ण स्क्वायर, फिर क्या होता है लंब स्क्वायर, तो लंब क्या है PO का स्क्वायर, तो आ जाएगा बच्चों PO का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ पे आधार क्या है ये AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, मान रख देंगे हम, तो जब मान रखेंगे तो इस तरफ लिख देते हैं, यहाँ मान रखेंगे तो AP स्क्वायर हमें निकालना ही है, AP का स्क्वायर हमें निकालना है बच्चों, तो AP स्क्वायर, PO कितना है हमारा, देखो PO कितना है स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर आ जाएगा प्लस AO कितना है, देखो AO कितना है, स्मॉल a है ना, ये देखो इतनी दूरी स्मॉल a है ना, तो ये आ जाएगा स्मॉल a का स्क्वायर बच्चों। इसके बाद AP बराबर अगर आप निकालोगे, AP बराबर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक समझ पाए? ये तुम्हारी ए पी कितनी आ जाएगी, ये वाली जो दूरी है ये कितनी आ जाएगी, ये वाली ये आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर, ये वाली आ जाएगी किस दूरी की नहीं। अब देखो हमें इस तरीके से ये वाले त्रिभुज की ये वाली भी दूरी निकालनी है, तो बिल्कुल इसमें फिर वही काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो फिर अब त्रिभुज कौन सा आपका दूसरा वाला त्रिभुज है, तो अब त्रिभुज कौन सा आप फिर से लगा दोगे, त्रिभुज पी ओ बी में। कौन सा त्रिभुज? पी ओ बी में। अब फिर से इसमें पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे बच्चों, तो फिर यहाँ पे कर्ण क्या है, देखो कर्ण क्या है, पी बी। क्या है बच्चों? कर्ण पी बी। तो यहाँ पे पी बी का स्क्वायर, सॉरी पी डी लिख दे रहे हैं, पी बी का स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पे लंब क्या है, तो लंब है पी ओ का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर। तो पी ओ तुम्हारा कितना आ रहा है, तो लिख देते हैं वैसे डायरेक्टली आर का स्क्वायर प्लस इसको बी ओ का स्क्वायर, तो बी ओ कितना ए है, तो फिर डायरेक्टली लिख देंगे तो ए का स्क्वायर। तो इसका मान निकालेंगे पी बी का स्क्वायर, तो पी बी का स्क्वायर भी बच्चों आपका कितना निकल के, पी बी निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि ये वाली जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी ये होगी। यहाँ तक समझ पाए? तो ये वाली दूरी कितनी होगी, तो ये वाली भी दूरी तुम्हारी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब बड़ा आसान हो गया, हमने दूरियां निकाल ली, ये दूरी भी निकाल ली, ये दूरी भी निकाल ली। ठीक, अब हम किसका मान निकालेंगे, E1 का और E2 का, अब निकालेंगे इसका मान। ठीक, यहां तक समझ पाए? अब इसके बाद देखो, अब क्या लिखोगे बच्चों, हम लिखेंगे प्लस Q के कारण, ठीक है, आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र, तो वो हमारा वैद्युत क्षेत्र है कितना, E1 है। कितना है E1, ये तो देखो प्लस Q के कारण E पर वैद्युत क्षेत्र कितना, E1 है, देखो E1 है। अब हमें E1 का मान निकालना है, तो बस E1 का मान कैसे निकलेगा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो लगाएंगे सूत्र E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर आ जाएगा Q अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखो निकाल रहा है ना, तो आर स्क्वायर की जगह ये बीच की दूरी आएगी ना, अब बीच की दूरी तो हम निकाल चुके हैं, ये तो लिख देंगे बीच की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर था ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। बच्चों समझ पाए? ठीक है, ये बीच की दूरी यही तो थी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर आगे देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा चाहो तो सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ चाहो तो सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, हटा दें इसको, डायरेक्ट हटा दें, बना दो, आप लोग लिख लोगे। ठीक, अब देखो दूसरा समीकरण E2 निकालेंगे, E2 बराबर निकालेंगे। देखो अब E2 क्या है बच्चों, तो माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो E2 है, तो लिख लो चाहो तो, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितनी है बच्चों, E2 है। कितनी है, E2, और E2 बराबर अगर आप निकालोगे तो इसका क्या मान निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, इसके अंदर भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा बच्चों, और इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, और ये समीकरण नंबर तुम्हारा 1 होगा और ये समीकरण नंबर तुम्हारा 2 होगा। यहाँ तक समझ पाए? एक चीज़ अगर आप और ध्यान से देखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो देखो यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और E2 बराबर भी देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है कि नहीं, यानी दोनों बराबर हैं बराबर कि नहीं। तो अगर दोनों बराबर हैं तो यानी हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि E1 बराबर होगा E2 के, पता चल गया कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से E1 इक्वल होगा E2 के, E1 इक्वल होगा E2 के। इसका मतलब जहाँ पे E1 आएगा उसकी जगह हम E2 लिख देंगे, और जहाँ पे E2 आएगा उसकी जगह हम E1 लिख देंगे कि नहीं। तो अगर E1 और E2 का अब मान निकालें, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो और निकालेंगे इसको, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे किसी एक को, तो ये E1 बराबर E2 बराबर किसके बराबर, देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ तक आपको इतना समझ में आया बच्चों, समीकरण नंबर इसको चाहो तो आप 3 मान लो। यहाँ से आपको एक बात ये समझ में आई, क्या समझ में आई बच्चों, कि
E1 जहाँ पे होगा उसकी जगह E2 रख सकते हैं, और इसका मान जो है वो हम यही रख सकते हैं, क्या बराबर 1/4π0 Q/r² प्लस a²। इतना समझ पाया कि नहीं? अब देखो क्या करेंगे बच्चों, हमें E1 और E2 की जगह तो ये मान रख लेंगे। देखो यहाँ पे हमें यहीं पे समीकरण निकाला था एक, E1 और E2 की जगह ये मान हम रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं। हाँ, अब एक काम तुम्हारा बन गया। अब क्या करना है, अब हमें cos थीटा का मान और निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों? जब cos थीटा का मान निकल आएगा तब उठा के हम इसमें रख देंगे और वहां से हमारा आंसर आएगा। ठीक, क्लियर? अब तो cos थीटा का मान कैसे निकलेगा इसको देख लेते हैं। तो ये वाला भी यहाँ से मिटाते हैं आगे। ठीक है बच्चों, देखो तो बस यहाँ पे एक समीकरण बचा था, आपको याद होगा बच्चों, कौन सा? E1, ये वाला E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बराबर E, यही तो बचा था। इसी समीकरण नंबर हमने फर्स्ट माना था। अरे तो ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। ठीक, अब बस यहीं से हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमने क्या देख लिया बच्चों, E1 और E2 का मान निकल आया। अरे भाई E1 E2 का मान निकल आया, अब बस हमें cos थीटा का मान और निकालना है। कैसे निकलेगा देखो जल्दी से। अब यहाँ पे देखो cos थीटा का मान निकालना है, तो बच्चों थीटा कहाँ पे है, देखो किस त्रिभुज में थीटा, ये देखना हमें किस त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में थीटा है ना, तो इस त्रिभुज में थीटा है, तो ये त्रिभुज हम लेंगे। ठीक, देखो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज APO, त्रिभुज APO में। अब देखो बच्चों यहाँ पे त्रिभुज APO में लेंगे तो थीटा ये है, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब होती है, और नीचे वाली भुजा कौन सी होती है, आधार होती है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से लगाएंगे साइन थीटा, क्या लगाएंगे बच्चों, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता है कि नहीं, यही होता है कि नहीं, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। अब लंब कितना है देखो बच्चों, लंब कितना है, लंब कितना आर है, कितना है, आर है ना। अरे भाई यही तो लंब होगा इसका, लंब कितना है बच्चों, तो आर है। कर्ण कितना है बच्चों, तो √r² प्लस a²। ठीक है, तो बटे √r² प्लस a²। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे लेकिन हमें cos थीटा चाहिए ना, सॉरी बच्चों गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे हमें cos थीटा चाहिए ना, हमें साइन थोड़ा चाहिए। ठीक, तो cos थीटा निकाल लेंगे हम। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो आधार A है, ये तो होगा आधार। हाँ, तो आधार A होगा तो इसकी जगह ऊपर A लिख देंगे। और कर्ण कितना है बच्चों, तो ये है, कर्ण है √r² प्लस a²। बस यहाँ तक समीकरण नंबर 5। अब देखो हमें cos थीटा का भी मान मिल गया है बच्चों, ये cos थीटा का मान भी हमें मिल गया है, और हमें E1 और E2 का मान भी मिल गया है। अब यहाँ समीकरण 5-4 से हम E1 E2 का मान और समीकरण 5 से cos थीटा का मान उठा करके इसमें रख देंगे। बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं? बस यही लिखना है आपको। क्या लिखेंगे, समीकरण 4 से E1 व E2 का मान तथा समीकरण 5 से cos थीटा का मान रखने पर, बस रखेंगे बच्चों। तो देखो रखेंगे E1 और E2 कितना है तुम्हारा, E1 और E2 तुम्हारा तुरंत देखो कितना है बच्चों, ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना, चाहो तो रख लो। देखो तो रख लो, क्या है 1/4πε0, फटाफट लिख लो, 1/4πε0 Q/r² प्लस a²। और देखो उस तरफ फिर दूसरा क्या है, इंटू cos थीटा का मान रखेंगे। ठीक, cos थीटा की दो जगह रखे हैं, रख दो भाई। cos थीटा का मान a/, कॉमन लेते हैं, cos थीटा ज़्यादा सही रहेगा, दो बार नहीं रखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, cos थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो ज़्यादा काम सही बन जाएगा। ठीक है, हमें दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो कॉमन ले लेते हो cos थीटा हम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ से कॉमन बचेगा E1 प्लस E2, बचेगा कि नहीं। E1 यहाँ पर रख देंगे। अब cos थीटा का मान तो बच्चों कितना है, cos थीटा का मान है a/√r² प्लस a², ये आपका cos थीटा का मान आ गया। E1 का मान देखो बच्चों कितना है, तो 1/4πε0 Q/r² प्लस a² है बच्चों, फिर प्लस लगा देंगे तो फिर ये 1/4πε0 E2 का मान भी यही है, Q/r² प्लस a²। ठीक, यहाँ तक समझ पाए। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, देखो
इधर इधर इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, a अपॉन अंडर रूट, देखो इसके अंदर अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो लिख देंगे घात 1/2, यानी आर स्क्वायर प्लस, और देखो ये बराबर किसके चल रहा है, ये बराबर किसके, ई के बराबर है, तो बराबर ई भी रखना आपको ये, ठीक। आइए देखो यह यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर घात अंडर रूट है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो 2 हो जाएगा कि नहीं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 2, ये 2q, ये हो जाएगा, है ना। एक मिनट, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके ऊपर घात कितनी है, 1 है ना, एक घात, और ये बराबर किसके चल रहा है, तो ई के बराबर चल रहा है ना, ई के बराबर चल रहा है। अब फिर देखो ई के बराबर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ध्यान से, तो इस पे भी क्यू ए है, ये ए है, ऊपर वाला मान क्या है बच्चों, ये ए है। अब देखो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऊपर हो जाएगा, ऊपर अगर गुणा करोगे तो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2q और a, नीचे क्या रहेगा, देखो नीचे क्या है बच्चों, देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2 है और उसके ऊपर घात कितनी है, 1, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर घात जो हो जाएगी 1/2 और प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं, ये वाला 1, और गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पीछे हमने लिख दिया, ठीक। बस अब इसको जोड़ लेंगे बच्चों, तो जब जोड़ोगे आप तो ये आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे लिख लेते हैं, इनटू, अब ये देखो 2qa है, यानी हो जाएगा 2ql, ए इसका बराबर हमने p पढ़ाया था कि नहीं, यानी ये क्या होता है, p बराबर हमने पढ़ा था बच्चों 2qa या l मान लो, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं, ठीक है, वैल्यू द्विध्रुव का आगुण। अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा p और नीचे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब पूरे की घात 3/2, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या लिख देंगे, देखो तुम्हारा a जो है वो r की तुलना में बहुत छोटा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a जो है वो r की तुलना में बहुत 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 कैसा है, छोटा है, यानी r तुम्हारा a से बहुत बड़ा है, यानी a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0, क्या लिख सकते हैं, 0, तो यहाँ पे a की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, 0, तो इधर जब 0 लिख देंगे तो ये देखो तुम्हारा समीकरण क्या बनेगा, यहाँ से देखो इधर क्या बनेगा, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है, और ये जो तुम्हारा a स्क्वायर है ये तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 उसको लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। अब इसके ऊपर घात लिख दो आप, कितनी घात है, 3/2, कितनी है बच्चों, 3/2, अब 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा गुणा में, तो तुम्हारा बचेगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, p अपॉन आर क्यूब, यही तुम्हारा अंतिम सूत्र है, ठीक, यही तुम्हारा अंतिम सूत्र है बच्चों। तो बस आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि जो हमने, अब देखो बच्चों अच्छी स्थिति के लिए जो हमने सूत्र निकाला था वो क्या था, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, क्या था, 2p अपॉन आर क्यूब, और निरक्षी स्थिति में क्या होता है, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका निगमन होगा, नोट कर लो बच्चों।